क्या हालिया आंदोलन में जैन जी ने जिन गालियों का इस्तेमाल किया वे उसी ने ईजाद की थी, या वे पहले से हमारे समाज, राजनीति और रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा थी? अगर ये शब्द पहले से मौजूद थे तो फिर आज कुछ लोग इतने बेचैन और खिसियाए हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या परेशानी सचमुच भाषा से है या इस बात से कि जिन शब्दों का इस्तेमाल पहले बंद कमरों, निजी बातचीत या इशारों में होता था, उन्हें जैन जी अब कैमरे के सामने, पोस्टरों पर और खुले मंच से बोलने में संकोच नहीं करती? आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या भाषा बदल गई है या हमारी सोच अब भी पुराने पैमानों पर अटकी हुई है? क्या यह सिर्फ अश्लीलता का सवाल है या समाज के बदलते तेवर का भी? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इस बहस का हर पहलू समझना जरूरी है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। पिछले वीडियो में मैंने जैन जी आंदोलन के दौरान दिखाई दिए गालियों और तथा कथित अश्लील नारों वाले पोस्टरों पर बात की थी। इस वीडियो में सामाजिक कार्यकर्ता दीपा कौशलम के साथ इस पूरे मुद्दे पर एक लंबी और गंभीर चर्चा भी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखिएगा जरूर, क्योंकि इस बीच यह बहस और भी तेज हो चुकी है। अब सवाल सिर्फ पोस्टरों या गालियों का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि आखिर अचानक इतने लोग इस भाषा से असहज क्यों हो गए हैं? क्या ये शब्द और गालियां इसी आंदोलन की देन है या दशकों से हमारे समाज, हमारी राजनीति, हमारी गलियों और हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा रहे हैं? अगर ये शब्द पहले से मौजूद थे तो आज इन्हें लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? क्या समस्या भाषा है या यह कि अब वही भाषा सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ सुनाई दे रही है? और एक सवाल उन लोगों से भी जो सबसे ज्यादा आहत दिखाई दे रहे हैं। क्या उन्होंने कभी गाली नहीं दी? क्या उन्होंने अपने जीवन में इन शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया? अगर किया है तो फिर आज वह नैतिक आक्रोश किस बात का है? इन दिनों सोशल मीडिया पर भावना आहत गैंग यानी कि संघी टोला कुछ खास किस्म के वीडियो जारी कर रहा है। इनमें एक तरफ प्रदर्शन में गालियां और आपत्तिजनक शब्द बोलती युवतियों के दृश्य दिखाए जाते हैं और दूसरी तरफ मंदिर में भजन कीर्तन करती, श्रद्धा में डूबी युवतियों की तस्वीरें, और पूछा जाता है कि आपको कैसी बेटी चाहिए? ऐसे वीडियो डालने वालों से एक छोटा सा सवाल, जो लड़कियां मंदिर जाती हैं, भजन गाती हैं, क्या वे या उनके परिवार के लोग कभी गालियों का इस्तेमाल नहीं करते? क्या पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी अपशब्द नहीं बोलता? अगर ईमानदारी से जवाब देंगे तो नहीं कह पाना आसान नहीं होगा। और जरा जांच कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस लड़की का भजन वाला वीडियो आप शेयर कर रहे हैं वही किसी दूसरे दिन प्रदर्शन में शामिल रही हो। इंसान की पहचान केवल एक वीडियो क्लिप से तय नहीं होती। आस्था और भाषा दो अलग चीजें हैं। किसी के मंदिर जाने से यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि उसकी जुबान पर कभी गाली नहीं आएगी, और नहीं किसी प्रदर्शन में इस्तेमाल की हुई कठोर भाषा से यह साबित हो जाता है कि वह व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। इसलिए तुलना करने से पहले अपने बनाए हुए इन कृत्रिम विरोधाभासों पर एक बार फिर सोचिए। जंतर मंतर और दूसरी जगहों पर हुए प्रदर्शनों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। कुछ पोस्टरों पर गालियां लिखी थी, कुछ पोस्टरों में ऐसे शब्द थे जिन्हें देखकर कई लोगों ने कहा, ये कैसी भाषा है? क्या यही संस्कार हैं नई पीढ़ी के? लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल किसी शब्द को देखकर उसके अर्थ का फैसला किया जा सकता है, या फिर यह समझना जरूरी है कि उसे किस संदर्भ में और किस मानसिकता के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है? एक उदाहरण सुनिए। मेरे एक जानकार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
एक प्रदर्शनकारी ने अपने पोस्टर पर चूड़ियां चिपका रखी थी। पहली नजर में लगा कि यह वही पुराना ताना है, चूड़ियां पहन लो, यानी कि औरतों को कमजोर बताने वाला मुहावरा। हम खुद को प्रगतिशील मानने वाले लोग हमेशा इस नारे का विरोध करते रहे हैं, लेकिन जब उस युवक से पूछा गया कि क्या यह स्त्री विरोधी नहीं है, तो उसने जवाब दिया, हम तो कह रहे हैं कि चूड़ियां पहनिए, औरतों जितनी हिम्मत कीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। यही समझने वाली बात है। नई पीढ़ी कई पुराने प्रतीकों और मुहावरों को नए अर्थ दे रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय भाषाओं की बहुत सी पारंपरिक गालियां महिलाओं को केंद्र में रखकर बनी हैं। इसलिए बहुत से लोग उन्हें स्वभाव से स्त्री विरोधी मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखने की बात है कि आज की युवा पीढ़ी के बीच भाषा का इस्तेमाल पहले से अलग तरीके से हो रहा है। कई युवाओं के लिए ये शब्द किसी महिला या किसी विशेष लिंग को निशाना बनाने के बजाय केवल गुस्सा, विरोध या सत्ता विरोध का माध्यम बन गए हैं। और एक बात यहां जोड़नी जरूरी है, जैन जी ने ये गालियां हाल ही में नहीं ईजाद की हैं। ये गालियां वे लगातार अपने बड़ों से सुनते रहे हैं। बस उन्होंने इतना किया कि उन गालियों को कैमरे पर बोलना और पोस्टरों में लिखना शुरू कर दिया। तो साफ है कि ये जो गालियों की विरासत है ना, हमने ही इस पीढ़ी को सौंपी है। इसलिए हमारी और हमारे तुरंत बाद की पीढ़ी यानी कि जेन एक्स और जेन मिलेनियल्स को खुद को महान संस्कारी और जैन जी को कुसंस्कारी मानने का ये दोगलापन जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। आंदोलनों में गालियों की शुरुआत की बात करें तो निशाने पर फिर संघी टोला होगा। आजादी की लड़ाई में संघी टोला शामिल नहीं था। उस आंदोलन में अंग्रेजों को गालियां दी गई या नहीं, और दी गई तो कैसी गालियां दी गई, इस बारे में कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। लेकिन आजादी के बाद सबसे बड़े आंदोलन यानी जेपी आंदोलन की बहुत सारी यादें हमारे जेहन में हैं। यह वह आंदोलन था जिसमें राजनीतिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर खड़े संघी टोले को मुख्यधारा में आने का मौका मिला। इस आंदोलन की गालियां हमें आज भी याद हैं। ज्यादातर इंदिरा गांधी के लिए थी और बेहद अश्लील थी। इसका श्रेय क्या उस टोले को नहीं जाता? और जरा हाल के सालों का भी हिसाब कर दीजिए, जब सत्ता के सोशल मीडिया तंत्र ने विरोधियों के लिए गालियों, अपशब्दों और चरित्र हनन की भाषा को एक सुनियोजित अभियान बना दिया था। करोड़ों रुपये के संसाधनों से लैस उस तंत्र ने नफरत और अभद्रता को लाखों करोड़ों मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाया। तब न मर्यादा की चिंता दिखी, न संस्कृति की दुहाई सुनाई दी। आज अगर भाषा पर बहस हो रही है तो उसका पैमाना सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। कुछ सवाल हैं। क्या जन मुद्दों को लेकर आंदोलन करने वालों को आंदोलनजीवी कहना गाली नहीं है? किसी संभ्रांत महिला को फलां पार्टी की विधवा कहना गाली नहीं है? सरकार से सवाल पूछने वालों को अर्बन नक्सल, पाकिस्तानी, देशद्रोही, सनातन विरोधी कहना गाली नहीं है? उच्च पद पर बैठा व्यक्ति जब युवाओं को कॉकरोच कहता है तो क्या वह गाली नहीं है? बदले में वही युवा उसे कुत्ता या सुअर कहते हैं तो बताइए गलती किसकी है? उसी की ना, जिसने पहले गाली दी थी। लेकिन आपने कॉकरोच बोलने वाले की गाली को गाली माना ही नहीं, क्योंकि वो एक उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है। जैन जी इस तरह के दोगलेपन में जीने वाली पीढ़ी कतई नहीं है। इसे हमें गांठ बांधकर याद रखना होगा। जैन जी की एक और विशेषता है, यह पीढ़ी धर्म, जाति, लिंग, यौनिक पहचान और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर पहले की पीढ़ियों की तुलना में कहीं अधिक खुलकर बात करती दिखाई देती है। अगर कोई सार्वजनिक रूप से जातिवादी या लैंगिक टिप्पणी कर दे, सांप्रदायिक टिप्पणी कर दे, तो अक्सर सबसे पहले विरोध यही पीढ़ी करती है। और एक बात, हमारी पीढ़ी को बचपन से सिखाया गया कि बड़े हैं इसलिए कुछ मत कहो, चुप रहो, सहन करो।
और इस आदर्शवाद में हमारी पीढ़ियां घुटती रही। जैन जी इस सोच को बिल्कुल नहीं मानती। उसे अगर कोई नेता, कोई अधिकारी, पत्रकार, प्रभावशाली व्यक्ति या अपने से बड़ा छोटा कोई भी गलत लगता है तो वह खुलकर बोलती है। हम लोगों को यह बदतमीजी लगती है, लेकिन वास्तव में यह लोकतांत्रिक आत्मविश्वास है। ये बात भी हमें समझनी होगी। हालांकि मैं जानता हूं संघी टोला हमें अपनी समझ को यहां तक पहुंचाने में बार बार रोड़े अटकाएगा, तरह तरह के रोड़े अटकाएगा। अब जंतर मंतर की बात। वहां हजारों युवा मौजूद थे। कई लोगों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद उन्हें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सकारात्मक अनुभव हुआ। हालांकि यह व्यक्तिगत अनुभव है और इन्हें सार्वभौमिक सच नहीं माना जा सकता, लेकिन यदि किसी आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयं को अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस करती हैं और जब एक पुलिस का अधिकारी एक महिला के प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसाने की कोशिश करता नजर आता हो, वहां भीड़ में मौजूद किसी महिला के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार की खबर नहीं आती, तो यह भी चर्चा का विषय होना चाहिए। आखिर में एक सवाल, क्या हमें केवल पोस्टरों की भाषा देखकर पूरी पीढ़ी को अश्लील घोषित कर देना चाहिए, या फिर यह भी देखना चाहिए कि वही पीढ़ी लैंगिक समानता, मानसिक स्वास्थ्य, सांप्रदायिकता विरोध, जातिवाद विरोध, जवाबदेही और सत्ता से सवाल पूछने जैसे मुद्दों पर किस तरह की सोच रखती है? संभव है कि उनकी भाषा हमें असहज करे, संभव है कि हमें उनके कई तौर तरीके पसंद ना आए, लेकिन किसी भी पीढ़ी का मूल्यांकन केवल उसकी शब्दावली से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, उसके मूल्यों और उसके सामाजिक योगदान से होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या जैन जी की भाषा बदल गई है या समाज अभी भी पुराने अर्थों से बाहर नहीं निकल पाया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक सच पहुंचाने का। हम सीमित संसाधनों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमें आपके सहयोग की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है, तो जितना आपसे बन पड़े, जितना संभव हो सके, आर्थिक मदद अवश्य कीजिएगा। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल्स भी है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।